अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि इंडस्ट्री के अंदर या हमारे जो है ना मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक शुगर मिल है, ऑनर वो क्या कर लेता है कि अपने पास जो है ना कार्टल्स जो अपने जो है ना वो हाइड करना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि मैंने उसको सेल आउट नहीं करना। ठीक है। तो वो जो है ना और कहता है कि जी मैं उसको अपने पास सामान रख लेता हूँ, मैं जो है ना क्या करता हूँ कि अपने शुगर केन जो है ना मजीद बाय नहीं करूंगा इस कमिंग सीजन में। तो क्या होगा? फार्मर्स को नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा नुकसान? क्योंकि उन बेचारों ने तो प्रोडक्शन कर लिया, तो वो किसके पास है? तब उनके प्रोडक्ट जब सेल आउट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो लॉस में जाएंगे, वो उसको लो प्राइस में उसको सेल करना शुरू कर देंगे। तो इस किस्म की सिचुएशन क्या कर देगी? उसको बैडली इफेक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो उनको तो फायदा हो जाएगा कि जी इंडस्ट्री वालों के जी हमें लो प्राइस में वो चीज मिल गई, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहां पे हमारे पास जो उसके लॉन्ग टर्म के इफेक्ट होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फार्मर्स के लिए वो चीज प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। क्योंकि वो कहेंगे कि हर बार इस तरीके से सिचुएशन हो रही है, तो हम इस जो है ना वो प्रोडक्शन करते ही नहीं है, तो फिर तो इंडस्ट्री हमारे पास रुक जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे पास उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इन तमाम चीज़ों में वो इंटरवेन करती है और कुछ लीगल उसके ऊपर जो है ना लिमिट्स लगाना शुरू कर देती है कि वो प्राइस कितनी होगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है ना वो खबर नहीं लेगा, और फिर जो है ना वही मास्क वाली सिचुएशन हो जाएगी कि एक 5 रुपए का मास्क आपको 1000 में मिलना शुरू हो जाएगा, लोग मर रहे होंगे लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन तमाम चीज़ों में, कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से इफेक्ट करेगी, किस तरीके से वो इनको कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो उसमें पहली चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट कि जो है ना प्राइस एंड इनकम फ्लक्चुएशन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से हमारे पास प्राइस चलती है। कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट, कि जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी तो फिर क्या सिस्टम चलेगा? हमारे पास ब्लाइंड सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे हमने जो है ना अभी शुगर केन की एग्जांपल ली, तो कहते हैं कि ओवर द ईयर इंस्टेबिलिटी इन फार्म प्राइसेस एंड इनकम इज caused by difference in elasticities of supply and demand pooled with unsystematic variations in the harvest। ठीक है, कि हमारे पास जो इलास्टिसिटीज कहते हैं कि जी उसकी प्राइसेस की वजह से उसके ऊपर जो फर्क आता है वो हमारे पास किस वजह से आती है? ठीक है, कि हमारे पास जो है ना फार्म की प्राइसेस और इनकम की वजह से आती है। ठीक है, कि उसमें जो है ना कितना प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना, कितनी उसकी डिमांड चल रही है, कितनी डिमांड नहीं चल रही, उसी के ऊपर वो सारी की सारी जो है ना डिपेंडेंट तमाम चीजें। कहते हैं because in the case of agriculture product, the length of the production period between planting and harvesting a crop is often as long as producers remain unable to predict the ultimate volume of output, as many exogenous factors are involved in the cultivation। ठीक है, कि आपके पास जो है ना जब प्रोडक्शन कर रहा होता है, जब कल्टीवेशन कर रहा होता है, तो वहां पे किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या सिचुएशंस हो सकती है। जैसे उसको जो है ना आम के बागात है, तो अभी जैसे जो है ना उन्होंने उसके केयर शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी जो है ना प्लांटिंग और सब कुछ करना शुरू कर दिया। अब जब लट से गर्मियां आ जाती हैं और उसके जो है ना पकने का टाइम आ जाता है, खुदा ना खास्ता वहां पे जो है ना आंधी तूफान या सैलाब आ जाता है, जिससे सारी की सारी चीजें उड़ा के ले जाता है। तो अब उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि फ्यूचर में उसका क्या होगा, कितने यूनिट्स आपके पास प्रोड्यूस होंगे, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो उसको डिफरेंट किस्म के एक्सोजीनियस फैक्टर से मुराद कि डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, जो क्या करेंगे कि उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, और वो जो है ना उसको कल्टीवेशन के प्रोसेस के दौरान आपके आउटपुट को जो है ना इफेक्ट कर रही है। कहते हैं कि while dealing with agriculture sector, once the crop is harvested, it will be sold for whatever it will bring. However, due to the unanticipated weather condition and other factors outside the farmers will determine the position of supply curve over the years। कहता है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हम बात करते हैं, तो कहता है कि वहां पे क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, वो उसको जो है ना क्या करता है कि जितनी भी जो भी चीजें आउटपुट आएंगी वो उसको सेल आउट कर देता है। ये बाप की अपनी किस्मत है कि जी कितनी चीजें प्रोड्यूस होगी, कितने प्रोड्यूस नहीं होगी, वो आपको वो बाग वगैरह जो है ना या वो जो है ना खेत आपको जो है ना सेल आउट कर देंगे, उसकी पूरी अमाउंट आपको जो है ना पे करनी पड़ेगी। सो कहता है कि आपके पास जब अब अनकंडीशनल जो है ना आपके पास जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जैसे वेदर हो गया है, बाकी आपके पास जो है ना सिचुएशन जैसे सैलाब वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है कि वो आपकी जो है ना इन तमाम चीजों को सप्लाई को इफेक्ट करेगी, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ हो सकता है। अब अगर आपकी जो है ना खेतों को जरूरत पड़ रही है पानी की और बारिशें नहीं हो रही, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, तब ये तो नेचुरल चीज है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर। अब आप उसके लिए बारिशें तो नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें हमारी क्या करती है, हमारे सप्लाई कर को इफेक्ट करती है। तो कहते हैं कि the size of resulting price fluctuation will depend upon the price elasticity of demand indeed, as demand for highly perishable agricultural products such as food crops, the demand generally is inelastic because food is necessity।
ठीक है कि इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी क्या मुराद है हमारे पास? इलास्टिसिटी मींस कि हमारे पास जो प्राइस चेंज की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट आए। जैसे हमारे पास जो है ना गारमेंट्स हैं, तो वहां पे लग जाते हैं जी निशात पे जी 50% ऑफ है, सारे के सारे लोग भागना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो है ना डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है। इट मींस इट्स इलास्टिक, इसमें चेंज आ गया, फर्क आ गया। तो इलास्टिक जैसे हमारे पास इलास्टिक होता है, उसमें क्या होता है जब उसको जितना आप जो है ना खींचते हो उसमें जो है ना उतना ही जो है ना वो खिंचाव आना शुरू हो जाता है। सेम मार्केट में ये है कि जितना आप प्राइस को चेंज करते जाते हो उसकी वजह से आपके पास जो है ना जो डिमांड के ऊपर फर्क पड़ रहा है, वो चीज हमें बताती है कि वो चीज इलास्टिक है कि नहीं है। तो जहां पे हमारे पास नेसेसिटी गुड्स हो जाते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें, तो फिर चाहे वो महंगी हो जाए कोई नहीं छोड़ सकता। अब सिचुएशन देख लो कि कौन सी चीजें कहाँ पे थी। आज हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट हमारे कितने तक पहुंचे, हमारी बेसिक फूड जो है ना कहाँ तक पहुंच चुका है। तो कोई उसको छोड़ तो नहीं सकता कि कोई कहे कि नहीं मैंने इन चीजों को खरीदना ही नहीं है, मैं खाने को छोड़ देता हूँ, मैं जो है ना सब्जी छोड़ देता हूँ, मैं जो है ना चिकन को छोड़ देता हूँ, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसकी नेसेसिटीज है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास चीज क्या हो जाएगी, वो इनएलास्टिक हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि जैसे क्रॉप फसलें वगैरह और ये चीज हो जाती है, वहां पे वो चीजें इलास्टिक होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि significant fluctuation in price occurs as the inelastic supply curve shifts up or down with relatively inelastic demand curve. From producer's point of view, fluctuation in income become more serious than fluctuation in price if demand is elastic. ठीक है कि जब हम जो है ना इन इलास्टिक का जिक्र करते हैं तो वहां पे हमारे पास सप्लाई कर्व जो होगा वो शिफ्ट अप होगा या डाउन होगा, इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है कि हमारे पास वो चीज कितनी इनइलास्टिक है। अगर मैं चीज जो है ना नमक है, तो नमक मेरे पास जितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रही है, तो अब अगर उसकी प्राइस जो है ना मैं डबल कर देता हूँ या 500 रुपए की नमक बेचना शुरू कर दूं, तो वो जो है ना क्या होगा, एक ही बोरी जो है ना लोग खरीदेंगे या एक ही पैकेट लेंगे, उसके जो है ना चल जाएगा 1 महीना। ठीक है, तो वो जो इतना फ्रीक्वेंटली तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज हमारे पास ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो फिर हम कहेंगे कि जी हमारे पास वहां पे कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड या अपवर्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्लक्चुएशन इनकम में जब हो रही होती है, तो कहता है कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास जो है ना इलास्टिक है, तो उसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा। कहते हैं कि लिटिल राइज इन प्राइस causes a drastic fall in the demand and then farmers income. As a consequence, it may called an irony of for agriculture sector that even having a good harvest, farmer lose a major fraction of their income. कि हमारे पास उसके जो है ना जो इंग्रेडिएंट्स है, हमारे पास जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह है, वो क्या हो जाते हैं, वो जो है ना हमारे पास महंगे हो जाते हैं। या फिर हमारे पास जो है ना उनकी जो है ना बेसिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो है ना फर्क आना शुरू हो जाता है, वो महंगे हो जाते हैं। तो डायरेक्टली उनकी जो है ना क्या हो जाएगी, फार्मर की इनकम और उनकी जो है ना जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लोगों की जो है ना वो चीज महंगी हो गई है। अब वो जो है ना सब्जी वगैरह उसको महंगी मिल रही है, तो सब्जी महंगी होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास तमाम की तमाम चीजें जो उससे प्रोड्यूस हो रही है वो भी महंगी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज अगर आपके पास सब्जी जो है ना वो 500 रुपए तक पहुंच जाए, तो लोग डायरेक्टली छोड़ देंगे कि चिकन इससे सस्ता है, वही क्यों ना। ठीक है, अब सेम प्राइस में वो मिल रही है तो मैं उसकी तरफ क्यों ना। तो फार्मर्स की तो इनकम और डिमांड जो है ना उसके प्रोडक्ट की खत्म होना शुरू हो गई कि नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयरनी फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, कि दैट इवन हैविंग अ गुड हार्वेस्ट, कि चाहे जितनी अच्छी उसने जो है हार्वेस्टिंग कर रही है, स्टिल उसका जो है ना मेजर फ्रैक्शन ऑफ इनकम क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ जो है ना आपके पास क्या हुआ कि आपके जो है ना जो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा कि उसके इनकम में जो फर्क आया हुआ है, तो वो उसको इफेक्ट है, उसकी प्राइसेस की वजह से इफेक्ट की वजह से आएगा। तो उसकी जो है ना डिमांड जो है ना वो इलास्टिक है, तो उसके ऊपर फर्क आना शुरू हो जाता है। सेकंड हमने क्या कहा, कहते हैं कि डायनामिक कॉजेज ऑफ प्राइस इंस्टेबिलिटी, जो हमारे पास चेंजेस आ रही होती हैं डिफरेंट किस्म की, वो जो उसके प्राइसेस में चेंजेस ला रही है। तो कहता है कि ड्यू टू लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड, देयर मे बी अ सप्लाई लैग बिटवीन द डिसीजन टू प्रोड्यूस एंड द एक्चुअल सप्लाई द सेक्टर विल बी एबल टू प्रोवाइड। कि हमारे पास लैग कहते हैं डिफरेंस को, कि सप्लाई में यहाँ पे भी हमारे पास लैग आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था कि आप ये फैसला करो कि कितने प्रोड्यूस करनी है चीजें। ठीक है, और फिर एक्चुअल सप्लाई मार्केट को कितनी करनी है, ये चीजें डिसाइड करने में भी टाइम लगता है कि इस साल हम उतना कितना कंज्यूम कर सकते हैं और कितने जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। Assuming that current year price has no effect on this year's supply, but will determine supply in the next year. कि हम ये assume कर लेते हैं कि चलो आज की जो करंट प्राइस है हमारे पास, इसका इफेक्ट जो है ना हमारे पास आने वाले साल पे नहीं पड़ेगा। ठीक है कि ऑन दिस ईयर सप्लाई, ठीक है कि नो इफेक्ट ऑन द दिस ईयर सप्लाई, कि आज के हमारे जो है सप्लाई के ऊपर प्राइसेस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट विल डिटरमाइन सप्लाई इन द नेक्स्ट ईयर। कि लेकिन नेक्स्ट ईयर कितना सप्लाई करना है वो बताएगा आपको। जब एक कंपनी की प्रोडक्ट जो है ना या जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट्स जो है ना आपके पास लो प्राइस पे बिक रहे थे, तो अगली दफा वो बंदा सप्लाई भी कम करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर उसको जो है ना प्राइसेस ज्यादा थी और उसको जो है ना प्रॉफिट मिल रहा था वहां से ज्यादा, तो अगली दफा उसकी कोशिश क्या होगी कि वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करे ताकि उससे ज्यादा फायदा हासिल कर सके।
तो कहते हैं कि थ्रू द कॉबवेब मॉडल डिस्क्राइब बिलो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज विद मोर क्लैरिटी कि ये किस किस्म की सिचुएशन है, कैसे किन फैक्टर्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो वो हमें ये थ्योरम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके देगा। तो कहता है कि द कॉबवेब थ्योरम इज एन इकोनॉमिक मॉडल व्हिच एक्सप्लेन्स दैट हाउ little economic shocks can swell up due to producers' behavior. Essentially, it is the result of information failure where producers decide their current level of output on the average price they obtained previously. रिकॉर्ड वेब आपके पास जो है ना क्या बताता है कि कितना हाउ लिटिल इकोनॉमिक शॉक्स, कि आपके पास जो इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई और फैक्टर्स की वजह से जो शॉक आ रहा है वो आपके जो है ना प्रोड्यूसर के बिहेवियर को कितना चेंज करेगा, इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी कहा कि अगर जो है ना आपके पास उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या कर लेता है कि वो अपने करंट लेवल ऑफ आउटपुट को देख लेता है और जो प्राइसेस मार्केट में चली थी उसको देख लेता है, ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे प्रोडक्शन करेगा। क्योंकि उसको तो फायदा नजर नहीं आ रहा, वो कहेगा कि नहीं पिछले साल इतनी कम प्राइसेस पे बिकी थी, कोई चीज बिकी नहीं रही थी, तो फिर मैं इस दफा क्यों प्रोड्यूस करूं, कौन खरीदेगा? तो मार्केट तो हमारे पास जो है ना जस्टिफाइबल नहीं है, वो तो किसी भी सिचुएशन की तरफ जा सकती है। तो जैसे हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड और उसके जो है हमारे पास कुछ एजम्पशन थी, तो इसी तरीके से कॉपवेब मॉडल की भी कुछ एजम्पशन है। कहते हैं कि वी आर डीलिंग विद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वेयर टाइम लैग्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, कि हम जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें और यहाँ पे हमारे पास टाइम लैग आएगा किस चीज का, कितना प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है, कितना सप्लाई करना है। तो उसमें तो सप्लाई तो हमारी इफेक्ट हो जाती है, किस वजह से, अनकंडीशन अनस्टॉपेबल जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो जो है हमारी सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं। कहते हैं कि it is assumed that current prices will continue next year. Farmer have to decide that how much to produce a year in advance. ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा कि प्राइसेस हम जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे, कि आज जो प्राइसेस चली थी इस साल हमारे पास जो प्रोडक्ट की प्राइस चली, नेक्स्ट ईयर भी वही प्राइसेस होंगी, फिर ये मॉडल काम करेगा हमारे पास। फार्मर को डिसाइड करना होगा कि उनको जो है ना कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, पहले से वो जो है इसका फैसला करेगा कि नेक्स्ट ईयर भी हमने इतना प्रोड्यूस करना है क्योंकि इसकी प्राइस इतनी चल रही थी। प्राइस इज द फंक्शन ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड सप्लाई। प्राइस हमारे लिए क्या हो गया कि पिछले साल की जो हमारे पास जो है ना सप्लाई जितनी चल रही थी उसी के बेसिस पे एक मेजर फंक्शन है उसका, वही हमें बताएगा कि कितना सप्लाई करना है। द कमोडिटी कंसर्न इज पेरिशेबल, हमारे पास खराब होने वाली चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है, जो पेरिशेबल होंगी। और इफ प्राइस वाज लो देन सम फार्मर विल नो मोर स्टे विद दिस क्रॉप नेक्स्ट ईयर। जैसे सप्लाई की जिक्र है ना, कि सप्लाई में हम क्या कहते हैं कि जब आपको फायदा नहीं होगा तो आप प्रोड्यूस क्यों करें। तो उनको जब वहां पे खेतों से फायदा नहीं मिल रहा और उसको लगता है कि मैं जितनी फसल उगा रहा हूँ उसमें मेरी कॉस्ट उससे ज्यादा हो रही है और मैं कमा कुछ नहीं रहा हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं प्रोड्यूस ही ना करूँ। तो जिसकी इन्होंने एग्जांपल किस तरीके से दी हुई है, कहते हैं कि द डायग्राम बिलो demonstrate how the price mechanism adjusts price and quantity from one year to next. Suppose that equilibrium was at E, where quantity supply is equal to the quantity demand in the market of cows. Now suppose an epidemic of cows upset the system and reduces the number of cows being supplied to the market this year. Within the current year, the market price of for beef will increase due to an inelastic demand. This shortage will push the market price upward, which encourages farmers to supply more cows next year as their profit grown। ठीक है, कि इन्होंने जो है ना काउस के जो है ना एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि किस तरीके से सिचुएशन हमारे पास चल रही है। ठीक है, तो कहता है कि हमारे पास जो है ना जो ग्राफ में यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ई पॉइंट आपको बता दिया कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो जिस तरीके से, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उनको जो है ना प्रॉफिट्स नजर आने शुरू हो गए, तो नेक्स्ट ईयर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। बट कहते हैं कि ड्यू टू लार्ज इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस विल कॉज एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ cows in the market next year, causing the drastic fall in price due to surplus, as the demand is inelastic and put most of the farmers out of this business next year. Price and output and then continues to swing around the equilibrium in a series of increasing fluctuations. Although in this case the prices are fluctuating divergently, but this is not the same for all times. If we will take the example in such a way that elasticity of demand is greater than elasticity of supply, then the price and output fluctuation will be more stable towards equilibrium, convergent case of Cobb theorem। कहता है कि क्या हुआ, अगले साल जो है ना वो सप्लाई तो बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, प्राइसेस कम हो जाएंगी। जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा कि उससे अगले साल हमारे पास फार्मर्स की तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि वो कहेंगे कि हमें तो कोई मुनाफा ही नहीं हुआ, मैंने इतने ज्यादा जो है जानवर वगैरह किए और किसी ने उसको खरीदा नहीं, या मुझे वो डिमांड जो चल रही थी पहले वो रही नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं था, या जब खरीदता था तो लो प्राइस मुझे पे करता था तो उसके लिए वो फायदा नहीं रहा। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे जो प्राइस और आउटपुट है वो क्या हो जाएंगे, उसमें स्विंग्स इक्विलिब्रियम के अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा,
और हमारे पास जो है ना प्राइसेस वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर हमारे पास जो है ना होना शुरू हो जाती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है और सप्लाई हमारे पास कम हो जाती है कि प्राइसेस के साथ जो है ना सप्लाई इतनी नहीं बढ़ी बल्कि हमारे पास डिमांड ज्यादा बढ़ गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो जो है ना उसके आउटपुट को ज्यादा स्टेबल करना शुरू कर देगा। किस तरीके से? हमने कहा कि हमारे पास जो है ना प्राइसेस जब बढ़ गई यहाँ पे आ गई तो हर बंदे ने सप्लाई बढ़ाना शुरू कर दी। जब सप्लाई बढ़ गई तो क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई आ गई, हमारे पास डिमांड कम हो गई, ना होने के बराबर। तो जब ना होने के बराबर रह गई तो किस चीज को पुश करेगा, है ना, उसने पुश कर दिया डाउनवर्ड प्राइसेस को, क्योंकि सप्लाई हमारे पास ज्यादा हो गई। तो जब वो डाउन हो गया तो हमारे पास कहाँ पे आ गया, हमारे पास अब सप्लायर के लिए वो फायदा नहीं रहा, अगले साल वो यहाँ पे आ गए और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमांड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो जो चीजें थी लिमिटेड वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहता है कि प्राइस इज डाइवर्जिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम एज सप्लाई कर्व इज मोर इलास्टिक देन द डिमांड कर्व। कि सप्लाई में हमारे पास ज्यादा फर्क आ रहा है बजाय इसके कि हमारे पास डिमांड कर्व में जो है ना इफेक्ट नजर आए। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास ड्रास्टिक चेंजेस उसमें आना शुरू हो गए। तो जब इस किस्म की सिचुएशन होगी तो हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा। और फिर कहता है कि नेक्स्ट डायग्राम है कि केस ऑफ कन्वर्जेंसेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। कि हमारे पास ये जो शफलिंग चल रही है कि इधर से ये चीज जो है ना इधर आ गई है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो मूवमेंट यहाँ पे चल रही है डिमांड और सप्लाई कर्व के दरमियान, ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके से आई। कहता है कि हमारे पास सिचुएशन क्या है, कहते हैं बब डायग्राम डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द सप्लाई। ठीक है कि हमारे पास डिमांड जो है ना वो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। कहता है कि फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही है बजाय इसके सप्लाई में, कि कीमतें बढ़ी, सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी, लेकिन डिमांड हमारी उसके हिसाब से ज्यादा बढ़ गई जब हमारे पास शॉर्टेज हुई। ठीक है, तो कहता है कि द मार्केट इन द फर्स्ट पीरियड इज इन डिसइक्विलिब्रियम बिकॉज द करेक्ट प्राइस P1 इज नॉट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। कि हमारे पास ये जो डिमांड जहां पे इंक्रीज हो गई थी, हो गया और उसने जो है ना यहाँ पे इसको मूव कर दिया था। ठीक है, तो कहता है कि ये हमारे पास क्या है, ये वो प्राइस नहीं है कि जिसमें हमारे तमाम की तमाम चीजें सेल आउट हो जाए, क्योंकि डिमांड ही रिड्यूस हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, और सप्लाई ज्यादा हो गई है, सरप्लस की सिचुएशन आ गई। तो स्टॉक क्लियर कंप्लीट करने वाला मार्केट सिचुएशन हमारे पास नहीं है ये। This price leads to the plan produce the plan to supply Q1 in the second time period when this amount of goods eventually reaches the market. The producers are disappointed to find that price has fallen to P2 due to the excess of supply over demand. They decide that they will only produce quality Q2. ठीक है कि वो क्या कर रहे हैं कि वहां पे जब आपके पास सिचुएशन क्या हुई थी, जब आपके पास Q1 थी, जब आपके पास जो है ना सप्लाई बढ़ चुकी थी, ठीक है, तो हमारे पास वहां पे डिमांड ना होने के बराबर। तो फिर क्या हुआ कि जब आपके पास जो है ना सप्लाई बढ़ गई और उन्होंने फिर अगले साल फिर मजीद जो है ना प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो सप्लाई मजीद बढ़ गई। जब सप्लाई मजीद बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ना प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेस चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है ना वो प्राइसेस P2 पे आ गई तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कहता है कि सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि सप्लायर्स के लिए फायदा ही नहीं रहा। ठीक है, और इसलिए कहता है कि जब थर्ड टाइम आ जाएगा, दिस रिस्ट्रिक्शन इज सप्लाई inevitably leads to rise in the price P3, it can be observed in the subsequent time period। ठीक है कि फिर वो जो है ना क्या हो जाएगा कि जब शॉर्ट सिचुएशन, तो फिर वहां पे जो है ना प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक अप एंड डाउन सिचुएशन ये एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम की पोजीशन के साथ चलेगी। कि पहले टाइम में क्या होगा, हमने कहा कि जब जो है ना वबा फैली तो जो है ना गाय मर गई, फिर गया तो उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई बीफ की। ठीक है, तो जब डिमांड उसकी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो हमने क्या कहा कि सप्लाई बढ़ जाएगी, तो अगले साल ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी। जब सप्लाई बढ़ गई तो फिर आपके पास जो है ना उसकी डिमांड जो है ना सप्लाई बढ़ गई, प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो आप कोई खरीद नहीं सकता। जब खरीद नहीं सकता तो फिर प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे। जब प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो P2 पे आ गई, प्राइसेस रिड्यूस होगी, सप्लायर के लिए अगले साल तीसरे साल में कोई फायदा नहीं होगा, वो उससे निकल जाएंगे उस बिजनेस से। जब वो निकल जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर शॉर्टेज, फिर P3 तक सिचुएशन आएगी। तो अप एंड डाउन हमारे पास मार्केट में चलता रहेगा। तो इसीलिए कहता है कि प्राइस एंड क्वालिटी विल कंटिन्यू टू ऑस्किलेट, दो इन दिस केस द मार्केट विल अप्रोच इक्विलिब्रियम एट मार्केट क्लियरिंग प्राइस। कि यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्राइस और क्वालिटी है वो जो है ना अप एंड डाउन चलता रहेगा, और इसके जरिए से हमारे पास क्या हो जाएगा कि मार्केट आखिर में हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी, जहां पे वो क्या करेगी, इन तमाम चीजों को स्टेबलाइज कर देगी और इक्वलाइज करने की कोशिश करेगी। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।